का एक ऐसा सेशन, एक विशेष सेशन जिसके लिए हम सब लोग जानने के लिए यहाँ पे हैं, इनफर्टिलिटी, तंत्र शास्त्र एवं आयुर्वेद विज्ञान। मतलब कई बार हम ऐसे देखते हैं कि ये एक इनफर्टिलिटी एक ऐसा सेगमेंट है जिसपे हम काम तो बहुत करना चाहते हैं, लेकिन किस तरीके से जाएं प्रॉपरली, या इसको करते वक्त भी हम देखते हैं कई बार हमें अनसक्सेस हाथ पे लगती है, लेकिन वहां पे कारण ऐसे बहुत सारे रहते हैं को शायद हम नहीं समझ पाते। तो आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, जो हमारे मार्गदर्शक करने वाले हैं, वो एक ऐसा जाना पहचाना चेहरा है जिनसे आप लोग शायद मिल चुके हैं बहुत बार, या जिनके लिए आज ये फर्स्ट टाइम होगा। तो ऐसे ही रिनाउंड वैद्य से हम मिलने वाले हैं जिन्होंने इसको ना केवल अपनी परंपराओं के रूप में, बल्कि अपने इस तपो ज्ञान से, अपने नॉलेज के दम पे और अपने प्रैक्टिस के दम पे उसको सिद्ध किया है। तो सर मृत्युंजय आयुर्वेद एवं मानस गर्भा मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक एंड इनफर्टिलिटी केयर के संस्थापक हैं। सर वहां पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सर का नाम इनफर्टिलिटी या गर्भ संस्कार या मानस क्लिनिक के रूप में, मानस गर्भ आयुर्वेदिक क्लिनिक के रूप में एक बहुत बड़ा जाना पहचाना रूप है, जाना पहचाना नाम है, जिनको आज हमें सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सो मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर प्लीज वेलकम टू यू ऑन दिस बोर्ड। श्री धन्वंतरी की असीम अनुकंपा थी और कल चरक जयंती था, जिसकी आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो एक स्पेशल टॉपिक है, जहां हम लोग एक नए जीवन को शुरू करने की जो प्रक्रिया है, जहां हम गर्भाधान और इसके बाद से एक स्वस्थ संतान, श्रेष्ठ संतान का जन्म होना, और जन्म होने के बाद उसके लगभग 16 वर्ष का जो काल होता है, जिसको हम लोग बालक का काल बोलते हैं, बालक वाली स्थिति, इन सबों को हेल्दी बनाने की जो प्रक्रिया अपने शास्त्र में बनाई गई है उसे, और इसके साथ साथ जो अपने शास्त्र यानी आयुर्वेद शास्त्र के को जो पूरा करने वाला जो है एक और डिपार्टमेंट बोल सकते हैं या भाग बोल सकते हैं, यूं कहे तो जो पारंपरिक वैद्यों की जो परंपरा है, जहां पर वो लोग इन सबों को एक साथ लेकर चलते थे। और जहां हमारी आज की जो टॉपिक है वो है बंधत्व चिकित्सा, और इसके अन्य अन्य शास्त्रों में किस तरीके से यूज बताया गया, किस तरीके से हम रिजल्ट अच्छा दे सकें, एक्यूरेट दे सकें, इसके जो उपाय बताए गए उस पर हमारी आज की चर्चा होने वाली है। तो जब भी हम बंधत्व चिकित्सा या इनफर्टिलिटी का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में दो चीजें ध्यान में आती है। पहला कि क्या पेशेंट हमारे पास आने वाले हैं, और दूसरा कि पेशेंट जो हमारे पास आएंगे वो हमसे पहले क्या क्या चिकित्सा ले चुके होंगे। तो जो हमसे पहले चिकित्सा लेने वाले हैं, तो शुरू से हम लोगों का एक ऐसा सौभाग्य रहा है आयुर्वेद चिकित्सकों का कि हम लोग सुपर स्पेशलिस्ट की तरह रहते हैं, समय नहीं मिलते। जब पेशेंट का IUI फेल हो जाएगा, IVF फेल हो जाएगा, 4, 5, 6, 7 गायनिकोलॉजिस्ट से जब मिल लेगा, तब वो अंत में शायद किसी वैद्य या वैद्या के पास अपने आप को दिखाने के लिए आए। या हो सकता है कि हमसे पहले वो आयुर्वेद चिकित्सा के लिए किसी दुकानदार से कोई मेडिसिन पूछ करके, खा पी करके, तब हमारे पास वो आता है। तो अब हमारा यहाँ दायित्व है कि जो पहले से मेडिसिन, हार्मोन वगैरह जो लेकर के वो आया हुआ है, उसको भी साइड करना, और साथ में जो बंधत्व उसका बना हुआ है उसको ठीक करना। अब यहाँ बंधत्व का मतलब स्त्री बंधत्व और पुरुष बंधत्व दोनों से रिलेटेड है। तो जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और केवल आयुर्वेद के प्रकल्पों को यूज करना स्टार्ट करते हैं, या जो शास्त्रोक्त तरीके बताए गए हैं हमारे संहिताओं में उसको यूज करते हैं, तो देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट या तो ट्रीटमेंट ड्रॉप कर दिया, आपने से पेशेंट का संबंध स्टार्ट किया, शोधन स्टार्ट किया, आधे में से पेशेंट गायब हो गया। कई बार आप देखते होंगे कि पेशेंट आपसे दिखाया, फिर अन्य डॉक्टर से दिखाया, फिर 4, 5, 6, 7 डॉक्टर से गया के पास जा रहा है। कई बार आप लोग अनुभव करते होंगे कि जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं ये इतने ही अनस्टेबल हैं, और इनको जैसे दवाइयां आपने सही प्रिस्क्राइब की, लेकिन दवाइयों के कुछ अलग इफेक्ट्स आने स्टार्ट हो गए और पेशेंट आपके ट्रीटमेंट को फिट कर दिया, या आपसे बोलने लगा कि सर जब दवा स्टार्ट हुई तो पहले मुझे पाइल्स हो गया था, फिर अमुक बीमारी, फिर अमुक बीमारी। यानी कि जहां पर कर्म इन्वॉल्व है और कर्म के रूप में बंधत्व आ गया, जहां शारीरिक व्याधि तो है, लेकिन इन व्याधियों के लिए जो सिद्धांत बताया गया ना कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण दृश्यति, यानी जो पहले के कर्म है जो व्याधि के रूप में या दुर्भाग्य के रूप में प्रकट हुए हैं, उसे कैसे ठीक करें। क्योंकि यदि केवल टेक्नोलॉजी के बेस पर ट्रीटमेंट होता तो IVF के सक्सेसफुल रेट 100% होने चाहिए,
पर हम लोग देखते हैं पेशेंट में या हम लोग समाज में देख रहे हैं कि इनके सक्सेस रेट तो बहुत कम है। तो सारी टेक्नोलॉजी होने के बाद ऐसा क्या है जो छूट जा रहा है जिससे उनका सक्सेस रेट डाउन हो जा रहा है या डिप्लीट कर जा रहा है? इसमें जब आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझना होगा कि एक तो हमारे पास एंटिटी है अपना, जिसे हम बोलते हैं कि फीमेल बॉडी, या उसको बोलेंगे ऋतु, गर्भ, अंबु वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं शास्त्र में। तो एक है फीमेल बॉडी, दूसरा है मेल बॉडी, फिर दोनों को मीट कराना है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हुई, उसके बाद से यहाँ पे जीवन का उद्भव होना चाहिए। बट एक जो आपका अन्य तत्व वहां पे इंटर होता है जिसे हम बोलते हैं जीव, और ये जीव इतना महत्व का है कि आचार्य चरक जब आपको शारीरिक स्थान पढ़ाना शुरू किए तो वो सबसे पहले आपको क्या समझाना शुरू किए? वह जीव क्या है, आत्मा क्या है, ये सब चीजों को। क्योंकि ये जो जीव आत्मा वगैरह जो चीज है ना, इस पर हमारे जो शास्त्र काम करते हैं या जो इस पे सीधा सीधा प्रभाव डाल सकते हैं वो शास्त्र होते हैं तंत्र और ज्योतिष। ज्योतिष हमें बताता है कि एक्यूरेट समय कौन सा होगा, और तंत्र बताता है कैसे उसे हम आवाहित कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में भी यदि आप देखोगे कि जड़ चिकित्सा सब कुछ देने के बाद आचार्य ने हमें बार बार इंडिकेट किया है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या अन्य अन्य तरह की चीजों का पाठ करना है। यानी कि जीव को आवाहित करने के लिए, या ये जो प्रारब्धवश हमारा जो शरीर बना हुआ है ये शरीर नष्ट ना हो जाए, इसके लिए जो हमें पुण्य कर्म या अन्य कर्म करने चाहिए उसका वर्णन तंत्र शास्त्र में है। अब तंत्र शास्त्र के लिए हमें जो ग्रंथ पढ़ने होते हैं वो होते हैं आगम। आगम में आपके वैष्णव आगम है, शैव आगम और शाक्त आगम। मुख्य रूप से 3 ग्रंथ होते हैं। शाक्त आगम में जो आपका कामाख्या तंत्र या योनि तंत्र वगैरह के जो पार्ट हैं वहां पे आपको गर्भ या गर्भ से संबंधित चीजों के बारे में विशेष जानकारी मिलेगी। या आप वहां पे जब मेडिकेशंस वगैरह, वहां पे भी आप मेडिकेशंस ही पढ़ोगे आयुर्वेद के, पर उनका तरीका जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और उसके रिजल्ट काफी जबरदस्त हो जाते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि शायद ये सब बातें फर्जी है या ऐसा कोई महत्व नहीं है। तो आप मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि आप एक ग्रंथ देखिए जिसका नाम है रस वाग्भट के द्वारा लिखा हुआ रस रत्न समुच्चय। रस रत्न समुच्चय जो कि इस समय कहा जाए तो रस शास्त्र का बैकबोन है, जहां हम पारा का भस्म, गंधक का भस्म, अवरक का भस्म, कज्जली निर्माण और तमाम बड़ी बड़ी प्रक्रियाओं को वहां देखते हैं। और वहीं पे जैसे बंधत्व चिकित्सा में हमारे आचार्य जाते हैं तो वहां वो सीधे सीधे औषधियों को बताते हैं कि अमुक जड़ को लाना है, अमुक तरह की स्त्री के द्वारा उसको पिछवाना है और फिर प्रयोग कराना है। तो यदि औषध विशेष रहता, मुहूर्त काल या प्रक्रिया विशेष नहीं होता, तो फिर वो सीधे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन उन्होंने मेडिसिन ना देकर तो उसकी प्रक्रियाएं बताई कि ये मेडिसिन इस तरीके से लाना है। और वहां पे आप देखोगे कि मुश्किल से सिंगल हर्ब्स के ही वर्णन ज्यादा है। यानी जो हमारा आयुर्वेद है इसका विषय हुआ कि हमने शरीर को शुद्ध कर दिया। शुद्ध करने के बाद स्त्री शरीर को शुद्ध कर दिया, पुरुष शरीर को शुद्ध कर दिया, रसायन हमने करा दिया। इसके बाद जो वहां पर जो एंटिटी या जो जीव के कॉलिंग कराना है, जीव को बुलाना है या जीव का आवाहन करना है, इसके लिए हमें चाहिए होंगे। तो उसके लिए हमें या तो हम मीमांसा दर्शन के अनुसार प्रक्रिया करके, कर्मकांड वगैरह करके, यदि कोई बंधत्व है जो कर्मवश या प्रारब्धवश बना हुआ है तो उसको ट्रीट करें, या तंत्र शास्त्र का हेल्प लेकर ट्रीट करें। तो इस तरीके से हम लोग के सामने लगता है कि अन्य अन्य शास्त्रों की भी आवश्यकताएं हैं। और अब इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिया जाए जिसके थ्रू आप लोग शायद देखोगे तो इन चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। आप लोग जब प्रैक्टिस करते होंगे तो कई बार आपके पास ऐसे पेशेंट आते होंगे जो कि मल्टीपल डिजीज लेकर आ रहे हैं और कई सारी बीमारियां लेकर आ रहे हैं। और सीक्वेंस ऐसा है कि जैसे आपके पास कोई पेशेंट आया, उसका आपने देखा कि भैया प्रॉब्लम क्या है, तो बोला पीसीओडी है। आपने जैसे पीसीओडी का ट्रीटमेंट किया और 1 या 2 महीने या 3 महीने पीसीओडी कम हुआ, तब तक आप देखोगे कि उसको अगले बार इंडोमेट्रियम की प्रॉब्लम बननी स्टार्ट हो गई। आपने इंडोमेट्रियम को जैसे ठीक किया तो पाइल्स की प्रॉब्लम बन गई। पाइल्स को आपने ठीक किया तब तक कोई ऐसा कारण है जैसे स्ट्रेस बढ़ गया। तो आप देखोगे कि आप जो एक दिमाग में प्रक्रिया बना रहे हो कि भैया इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए मुझे ये प्रक्रिया फॉलो करनी है, बीच में डिजीज का सीरीज बनता है। या कई बार ऐसा उसके साथ पेशेंट के साथ कंडीशन बनेगा कि जहां आपका वो ट्रीटमेंट ड्रॉप कर देगा, या ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर रहा है तो वहां पे एक के बाद अलग अलग तरह के क्रम बनते चले जाते हैं और अंततः आप देखते हैं कि 1 साल 2 साल 3 साल में पेशेंट कंसीव नहीं कर पाता। और हमारी चिकित्सा सफल कब मानी जाएगी? क्या प्रक्रिया के द्वारा, क्या चिकित्सा सूत्र का अप्लाई करने के द्वारा? मेरा मानना है कि नहीं। जब हम रिजल्ट दे दिए,
जैसे कोई इनफर्टाइल पेशेंट है, बंधत्व की मरीज है, महिला या पुरुष, और हमने चिकित्सा दिया, उसे संतान प्राप्ति हो गई, तो हम मानेंगे कि मेरा प्रक्रिया सही था। और यदि हम मानते हैं कि मेरा प्रक्रिया एकदम सही है और रिजल्ट नहीं आया, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इदम आगम सिद्धत्वात् प्रत्यक्ष फल दर्शनात्। तो जब इसका रिजल्ट आने वाला है तो रिजल्ट से हम जानेंगे कि प्रोसेस मेरा ठीक रहा। वरना हो सकता है कि कोई हेतु, कोई निदान या कोई हमारा संप्राप्ति बनाने में कोई घटक छूट गया, या हमने औषधि सही नहीं दिया, या औषधियों की क्वालिटी गुणवान मैंने नहीं दे पाया, कुछ तो कमी रह गई ताकि मेरा पेशेंट ठीक नहीं हुआ। तो जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट किया अपना और बंधत्व चिकित्सा के बारे में हमने देखना शुरू किया, तो मेरा एक व्यवहार था कि मॉडर्न को देख लो, आयुर्वेद को देख लो, अन्य शास्त्रों को भी देखना जरूरी है। अन्य शास्त्रों को देखने के लिए जैसे मैंने जब ओदमेश्वर तंत्र देखा, रावणकृत है, फिर योनि तंत्रम को देखा, और अन्य आगम ग्रंथों को जब मैंने देखना शुरू किया, तो वहां मैंने देखा कि यार कुछ कल्प तो मेडिसिन आयुर्वेद के ही हैं, चाहे दत्तात्रेय तंत्र संहिता है, लेकिन उपयोग बता रहे मृत वत्सा के लिए या आपके काकबंध्या के लिए, इस तरह के क्रम के लिए। तो मॉडर्न रिपोर्ट से हमारे पास आया कि पेशेंट का जैसे AMH लो है, इंडोमेट्रियम नहीं बन रहा है, या PCOD है, या बॉडी का हार्मोनिंग सिस्टम ठीक नहीं है, या हस्बैंड वाइफ के बीच का अपना रिलेशनशिप ठीक नहीं है, और वैसे में पेशेंट हमारे पास आए। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको, क्योंकि मेरा क्लिनिक मानस चिकित्सा का है, तो मेल है और फीमेल है, हस्बैंड और वाइफ दोनों हमारे पास आ रहे हैं इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए, और दोनों के बीच में आपसी हार्मोनी अच्छी नहीं है, और आचार्य कह रहे हैं कि सौमनस्य पुत्र जन्ना नाम, तो अब सौमनस्य पैदा करना है। अब ये कैसे सौमनस्य पैदा किया जाएगा? तो सौमनस्य पैदा करने के लिए मैंने जब कल्प देखने स्टार्ट किए, क्या दिया जाए क्या दिया जाए, शुरू में मैंने बाजीकरण औषधियां प्रयोग करना शुरू किया कि यदि मेल की तरफ से कोई दिक्कत है तो हर्ष जनन कराया जाए, तो शायद इन लोगों का रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। स्त्री में भी इस तरह के प्रयोग किए गए, लेकिन वो बहुत हद तक रिजल्ट नहीं दे रहे थे। तो ढूंढते ढूंढते जब मैं तंत्र शास्त्र में इसका अध्ययन करना शुरू किया, तो वहां मैंने देखा कि दोनों के बीच में विद्वेषण क्रिया है और एंटी विद्वेषण क्रिया है। तो जब जो विद्वेषण क्रिया को नष्ट करने वाले जो कल्प हैं, जब इसका प्रयोग कराया गया तो उनका हार्मोनी अच्छा हो गया, और सौमनस्य पुत्र जन्ना नाम के तहत वहां पे संतान बहुत आसानी से हो गया। तो हमें समझना होगा ना वहां पे कि सौमनस्य डेवलप करने के लिए आचार्य ने कहा तो ये काउंसलिंग के थ्रू होने वाला है, या औषध के द्वारा होने वाला है, या इनको जैसे जॉब कॉर्पोरेट वगैरह का इनको छुट्टी लेकर हॉलीडे पे जाने की आवश्यकता है। तो जैसे हमें हेतु मिलेंगे उस तरह से हमारे प्रकल्प बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा हेतु है सौमनस्य डेवलप कराने के लिए आयुर्वेद उठा लीजिए या तंत्र शास्त्र का सहायता ले लीजिए, दोनों ही कर्म वहां पे हमें फायदा देते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ कई पेशेंट ऐसे हैं जैसे कोई नष्ट जो ऐसे पेशेंट हैं जिनका कि स्पर्म काउंट नील है और हमने ट्रीटमेंट दिया, तो मैंने देखा कि कुछ पेशेंट ऐसे हैं लगभग 30-35% पेशेंट जिनका कि स्पर्म काउंट बढ़ गया और वो कंसीव हो गए। उस प्रक्रिया में हमने शोधन किया, रसायन किया, उत्तर बस्ती किया, सब कुछ किया और बढ़े। अब कुछ पेशेंट ऐसे रहे जिनका मैंने ट्रीटमेंट करना शुरू किया और उनमें रिजल्ट नहीं आया। मैंने सारे उपाय कर डाले लेकिन रिजल्ट वहां 0 के 0 ही मिले। तो जो असफलता मिलता है इसका मतलब है कि कुछ छूटा हमसे। तो वो क्या छूटा है, इसका जब हम लोग स्टडी करना स्टार्ट किए तो हमने कहा कि चूंकि आयुर्वेद एक भारतीय दर्शन है और आचार्य अग्निवेश जो हैं इनके गुरुजी थे आत्रेय पुनर्वसु, तो आत्रेय पुनर्वसु के 6 शिष्य थे। 6 शिष्य में से एक शिष्य पराशर है और आचार्य पराशर जो है वो ज्योतिष शास्त्र के मुख्य आचार्य हैं। तो मैंने सोचा कि यदि आत्रेय पुनर्वसु के शिष्य अग्निवेश के ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं तो क्यों ना भाई या गुरु मित्र जो है पराशर जी उनके ग्रंथों को अध्ययन किया जाए। तो मैंने इस तरीके से लघु पराशरी, मध्य पराशरी और बृहद पराशर पूरा ये तीनों ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया। तो कुछ मुझे ऐसे चौंकाने वाले योग मिले कि ये इस तरह का कंडीशन होगा तो इंसान का शुक्राणु होगा ही नहीं। और जब मैंने वो देखे तो इन सब चीजें जब पेशेंट में मैंने मैच कराना शुरू किया, देखा कि हाँ यार ये तो मैच कर रहा है यहाँ से। तो जब मैच कर रहा है तो फिर अब जो कारण था, जो ये क्या कारण था कि प्रारब्धवश उनका संतानहीनता का योग था। अब ये जो प्रारब्ध के द्वारा लेकर आए हैं इसको कट करने के लिए हमें चाहिए देव व्यापाश्री चिकित्सा। और देव व्यापाश्री चिकित्सा में कौन सी चिकित्सा कब हमारे लिए फायदामंद होगा इसका निर्धारण करने के लिए हमें ज्योतिष शास्त्र आना चाहिए। और जब हमने ज्योतिष का अध्ययन करके देव व्यापाश्री कट लगा करने के लिए बोला कि इस तरीके का उपाय करवाइए
और वो उपाय से संतान प्राप्ति हुई। तो यहाँ पे अपने आप को ज्योतिष ने वेरीफाई किया कि देखो हम एक कारण के रूप में थे, तो हमारा उपाय तंत्र शास्त्र ने किया और तंत्र शास्त्र के उपाय होने के बाद सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। जैसे हम बात करें कि पूजा करने से या तपस्या करने से या मंत्र जप करने से प्रारब्ध कटते हैं, एकदम सही बात है। लेकिन यदि आप देखोगे तो ज्वर चिकित्सा के लिए विष्णु सहस्त्र नाम है, तो रुद्र सहस्त्र नाम का वर्णन क्यों नहीं किया गया? संतान उत्पत्ति के लिए यदि हम देखेंगे तो वहां पे एक षष्ठी देवी उपासना बताई जाती है। षष्ठी देवी की पूजा लगभग भारत के नॉर्थ से लेकर साउथ तक, जब बच्चे का जन्म होता है छठे दिन पर छठिहार बोलते हैं या कोई अन्य अन्य नाम से जाना जाता है, यानी षष्ठी देवी की उपासना कराई जाती है कि ये उत्तम संतान की प्राप्ति हो। तो यदि ये षष्ठी देवी का क्रोध हो या कोप हो या उधर से पुत्र दोष आ रहे हैं तो संतान नहीं होगा, या संतान यदि हो भी गया तो अच्छे माइंड स्टेट के साथ नहीं हुआ। तो आयुर्वेद का प्रयोजन तो है कि हम श्रेष्ठ संतान दें। तो श्रेष्ठ संतान देने के लिए जो एंटिटी हमारे बाधा पहुंचाएगी उसको हमें रूल आउट करना है और ढूंढ करके उसको ठीक करना है। तो जब आप गर्भ संस्कार जैसी प्रक्रिया कराओ और अपना सेंटर आपने इनफर्टिलिटी के लिए डेवलप किया है, तो वहां एक सर मेरा जो पहला बच्चा था उसको ऑटिज्म था, सेकंड वाले बच्चे को एस्टर का प्रॉब्लम था, हम चाहते हैं थर्ड वाले बच्चे में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए आप उपाय करिए। तो या कई बार फैमिली हिस्ट्री होती है कि उन्माद का, पागलपन की हिस्ट्री चल रही है परिवार में, अब उन्हें आयुर्वेद में श्रद्धा हो गई और वो कहते हैं कि मेरे आयुर्वेद में कुछ ऐसा उपाय करिए जिससे कि मेरे घर में ये फैमिली हिस्ट्री में जो उन्माद चल रहा है, डायबिटीज चल रहा है, कैंसर चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, तो इसको हम कैसे कट करें। तो इसके लिए शारीरिक जो पंचकर्म द्वारा शोधन है ये तो करना ही करना है, साथ में जो हेतु बन रहे हैं, यहाँ षष्ठी देवी उपासना हो या प्रमथ नाम का जो आपका गण है शिव का, उनकी उपासना हो, ये प्रक्रिया जब हम लोग कराते हैं या फॉलो करने के लिए एडवाइस करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा होने लगता है। शायद ये कपोल कल्पना है या बकवास की बातें हैं, आज के डेट में कौन इससे मानता है। लेकिन आप देखो यदि इस तरह के चीजों के बारे में यदि आपने 2, 4 या 5 अच्छे रिजल्ट्स दे डाले तो फिर पेशेंट आपकी बात सुनेंगे, ठीक है, और वहां पे आपको रिजल्ट आने वाला है। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आई लगभग 2019 के आसपास में। सबसे पहले उन्हें प्रॉब्लम क्या था कि उनके मेंसेस नहीं आते थे। अब मेंसेस नहीं आ रहे हैं यानी यहाँ पे आर्थो जो है वो अवरोध था, तो जो मेडिसिन स्टार्ट किया गया वो स्टार्ट किया गया जो मासिक लाने के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि आपका सिंपल प्रिस्क्रिप्शन बनता है, रजा प्रवर्तनी बटी नष्ट पुष्पांतक रस आपने फिर वहां पे उलट कंबल का काढ़ा वगैरह दिया, पेशेंट का आर्थो आया और आर्थो आने का तुरंत बाद प्रदर रोग स्टार्ट हो गया, ल्यूकोरिया की समस्या आ गई। अब प्रदर रोग के लिए आपने चिकित्सा स्टार्ट किया, जैसे प्रदर रोग थोड़ा सा ठीक हुआ तो उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ कि उन्हें पर वेजाइनल डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ, वो एकदम क्लियर बहुत ज्यादा मात्रा में था, कोई स्मेल नहीं था, कोई पेन नहीं था, कोई इचिंग नहीं था, बट फ्लूइड ऐसा था कि उन्हें दिन भर में उस फ्लूइड के चलते 6, 7, 8 बार पैड चेंज करना पड़ता था। अब समस्या है कि मैंने चिकित्सा तो ठीक दिया, मैंने पढ़ा है पुष्याणु चूर्ण सभी तरह के योनि व्यापक को दूर करता है, काफी बंध्यत्व को ठीक करने वाली औषधि है। तो जब हमने अच्छे मेडिसिन को यूज किया, हमने संप्राप्ति ठीक बनाया, तो फिर इस तरह की दिक्कत क्यों आए। और जब इसका मैं ट्रीटमेंट करता जाऊं तो आगे की प्रक्रिया बढ़ती है, मतलब सिम्टम्स चेंज होने स्टार्ट हो जाए, और जब पेशेंट का ट्रीटमेंट बंद कर दिया तो वहीं पे वहीं रुका रहे। और ये सिर्फ मैं चिकित्सक हूँ ऐसे नहीं, उसने बताया कि पास्ट हिस्ट्री में सर जब मेरी इलाज चलना शुरू होता था मैं कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, तो फिर मुझे लगा कि यार ये मामला कुछ अलग है। तो जो ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट किया इसमें मैंने वंगसेन को फॉलो किया। वंगसेन संहिता का महिला रोगाधिकार बहुत अच्छा, यदि आप लोग कभी उसको पढ़ने की कोशिश करिए तो वहां पर आप देखोगे कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन दिया है, जिसमें केले का स्वरस, आंवला, मधु और मिश्री, सिंपल योग है। केले का स्वरस, आंवला, मधु और मिश्री, इसका प्रयोग करने के लिए उन्होंने बताया, और साथ में उड़द का चूर्ण, मुलेठी, बिदारी कंद, मधु, मिश्री का प्रयोग। और ये दोनों प्रयोग कराने पर ये जो प्रॉब्लम महिला को बन रही थी वाटर वाली, वो प्रॉब्लम चली गई। ये जैसे चला गया तो मैंने इस केस के लिए अपने जब सीनियर सर से डिस्कस किया, अपने गुरु से डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि देखो उसमें पितृदोष के हेतु मिल रहे होंगे, पर देखो उसको। फिर मैंने जब उन चीजों के बारे में चर्चा उनसे की तो उन्होंने बताया कि हाँ मुझे ड्रीम इस तरह के आते हैं, स्वप्न इस तरह का आता है, और कब आता है तो जब मेंसेस आता है उस समय आता है। अच्छा, तो उनमें एक खास सिम्टम था, वो सिम्टम था कि जब मेंसेस आएगा तो उसके
लगभग 15 दिन के अंदर में उनके बॉडी पे एक स्पॉट दाग बनेगा, दाग ब्लैक होगा और साथ में उनको ग्रेट लेथार्जी होगी, आंख नहीं खुलेगा, बहुत थकावट है और 1 या 2 दिन की स्थिति बनी रहेगी, फिर वापस वो ठीक होंगे। तो जब हम इंडिविजुअलिटी केसेस को देखते हैं, मतलब हमने केसेस के इंडिविजुअलिटी चीजों को देखना शुरू किया, तो वहां पे हमें इस तरह के ड्रीम की हिस्ट्री, यहाँ हमको उस तरीके की चीजों की हिस्ट्री मिलनी शुरू होती है। और जब हम केवल और केवल सब्जेक्टिव चीजों को देखना शुरू करते हैं तो हम इन्हें वैल्यू नहीं करते और हम सामान्य प्रिस्क्रिप्शन दे करके शायद अपने क्लिनिक में 40 से 50% तो सक्सेस रेट देते हैं, बट इससे ज्यादा देने में हमें समस्या होने लगती है। और तब वैद्यों को लगता है कि यार लिखा तो था इंद्रिकटु और नाक केसर देने से गर्भधारण हो जाता है, मैंने चलाया, धारण तो किया नहीं। पुष्याणु चूर्ण मैंने दिया था, पुष्याणु चूर्ण से लिखा है कि बंध्या को गर्भ होता है, हो नहीं रहा है। मां कल्याणा घृत की भी फलश्रुति में ऐसा ही मैंने पाया है, पर होता नहीं है। पंचगव्य घृत में भी दिक्कत यही आती है, फल घृत में दिक्कत यही आ रही है। तो उन्हें आयुर्वेद शास्त्र में अश्रद्धा होती है, बट वो अश्रद्धा इस कारण से हो रही है क्योंकि हम आयुर्वेद शास्त्र के जो अन्य भाई हैं या अन्य ब्रांच हैं जिन्हें हम नहीं ध्यान दे रहे हैं और केवल युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा को ही हम प्रधान चिकित्सा मान करके चिकित्सा करने के लिए आगे चल रहे हैं। तो जब हम अपने आप को जितना ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, यदि हम करते हैं, तो हम उन चीजों को भी देख सकते हैं जो चीजें हमें अभी तक नहीं दिख रही थी। तो आयुर्वेद की चिकित्सा में मैं शुरू से मेरा मानना है कि आप क्लिनिक में जब पेशेंट इंटर करे उस समय अनप्रेजुड्यूस होकर बैठिए, आप शांत बैठिए और पेशेंट के कंप्लीट केस को आने दीजिए। क्योंकि कई बार क्या है कि पेशेंट जो हमारे पास सिम्टम्स लेकर आ रहा है, ये जो कंप्लेन लेकर के आ रहा है, ये कंप्लेन साधारण है और सामान्य है, पर बीमारी इनिशिएट कब हुई और उस समय क्या हुआ था वो चीजें हमें नहीं पता चलेगी, तो हम केसेस को नहीं ठीक कर पाते हैं। इसका एक मेरे पास बहुत शानदार एग्जाम्पल था और ये मेरी पेशेंट थी जिसको कि प्रॉब्लम ये बना कि मेंसेस 3 साल से नहीं आ रहा था और हमारे से पहले उसने कई तरह के लगभग 3 साल में आयुर्वेद, होम्योपैथ और एलोपैथ के सेंटर्स को आई। तो मैंने भी जब पहला प्रिस्क्रिप्शन बनाया वो साधारण प्रिस्क्रिप्शन था जहाँ पे आल्टोजेनन की औषधियां चलाई गई, पर हुआ क्या, केसेस फेल कर गया। 15 दिन में भी मेंसेस नहीं आया। जब 15 दिन में आपको दवा से फायदा ना हो तो समझना चाहिए कि कुछ चीजें मुझसे छूट गई जो मुझे देखना चाहिए था। मैंने वापस से केस को रिटेकिंग करना स्टार्ट किया। जब वापस से मैं केस लेना स्टार्ट किया तो मैंने नोटिस किया कि पेशेंट का जो बिहेवियर है इसमें खिजापन है, चिड़चिड़ापन है, खिजियाहट उसके अंदर है। तो फिर मैंने उनसे ये प्रश्न पूछा कि ये प्रॉब्लम 3 साल पहले जो आपको हुई थी उसमें क्या हुआ था घर में? तो बोले कि सब कुछ ठीक था सर, धीरे धीरे करके वो मुझे प्रॉब्लम आने लगी। लेकिन जब 1 या 2 बार इस चीज को थोड़ा सा डीप तरीके से पूछा गया तो पता ये चला कि जो ये पेशेंट है हमारी, इसका उस समय इंगेजमेंट तय हुआ था लगभग 3 साल पहले, और इंगेजमेंट होने के बाद इनका उस लड़के से बातचीत शुरू हो गया था। ये अच्छा था। बातचीत होने के बाद धीरे धीरे इन दोनों में आपसी मतलब कि व्यवहार या सामंजस्य या सौमनस्य या प्रेम का विकास हुआ। और जैसे ही तिलक होने वाला था उसके 1 या 2 दिन पहले लड़का एक्सपायर कर गया। अब एक्सपायर होने के बाद ये अपने आप को काफी मतलब कि मैं पनौती हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ और मुझे अब शादी नहीं करना है, इस तरह का एक एंजाइटी इनके अंदर डेवलप हुआ। और ये मानस जो डेवलप हुआ इनका वो इतना स्ट्रॉन्ग डेवलप हुआ कि इन्हें ये फील हुआ अब मैं शादी ही नहीं करूंगी, अब मुझे इस सेक्स ऑर्गन की जरूरत ही नहीं है, इस तरीके के थॉट्स इनके अंदर आए। और इफेक्ट क्या हुआ कि वो स्ट्रेस जो था इनके मेंसेस को सप्रेस कर दिया। और जब ये मेंसेस इनका सप्रेस हुआ तो वहां से क्या हुआ, प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ पेशेंट का कि ये पेशेंट का मेंसेस आना बंद हो गया और फिर वो अलग अलग हार्मोन थेरेपी और कुमारी आसव और अन्य अन्य दवाइयां, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथ सब घूमने के बाद उससे रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि बीमारी जो शुरू हुई है ये एंजाइटी के कारण या एक शोक के आघात लगने के कारण इसको शुरू हुआ है। तो क्यों ना अपने लोग पहले मनस चिकित्सा शुरू करते हैं। तो मैंने उनमें जो मेडिसिन अपना यूज करना शुरू किया, जैसा मानसी योग था, शिरोधारा था, ये सब चीजें मैंने शुरू की। जैसे ही मैंने पेशेंट का शिरोधारा कराना स्टार्ट किया, पेशेंट रोना स्टार्ट कर दी और बहुत एक्सट्रीम तरीके से, बहुत गंदे तरीके से रोने लगी। कुछ समय के बाद लगभग 10-15 मिनट में पेशेंट शांत हुई और धीरे धीरे रिलैक्स हुई। तो उसके बाद जब हम लोगों ने औषधियां, सामान्य औषधि चला, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत ज्यादा अलग कल्पना यूज कर रहे हैं, बस मानस चिकित्सा को हमने ठीक किया
उसके लिए रजत जटामांसी योग देना स्टार्ट किया और कुछ सामान्य औषधियां दी, कुछ 1-2 मात्रा बस्ती चली और आर्थोजनन औषधियां दी गई और उसका 15 दिन के अंदर आर्थो आना, मेंसेस आना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब है कि जिस समय डिजीज हुआ उस समय क्या हेतु था स्ट्रॉन्ग। जब तक हम इस तरह की चीजों को नहीं जानेंगे तब तक हम शब्दों के जाल में फंसे रहेंगे कि लो AMH हो गया, एंडोमेट्रियम खराब बन रहा है, या फिर PCOD हो गया, या कोई अलग समस्या है। तो ये समस्याएं हमें समझनी होंगी और इसको हमें ट्रीट करना होगा। ऐसे ही एक दूसरा केस था हमारे पास जो भी मतलब मुझे विचार करने पर मजबूर कर दिया कि यार ऐसा क्या है इसमें। वो केस था कि जब एक लड़की थी और मतलब एक कपल थे, जब ये लोग आपस में मीट करते थे, जब इनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बनेगा, तुरंत उसके बाद फीमेल को फीवर आ जाएगा। फीवर आएगा, 2-3 दिन तक एक्सट्रीम फीवर बनेगा, दवाई वगैरह चलेगी, फिर ठीक हो जाएगी। ये कंडीशन बार बार बनने लगा। अब ऐसा जब कंडीशन बनता है तो वो लोगों ने अलग अलग डॉक्टर्स दिखाना शुरू किया, ट्रीटमेंट चलना शुरू हुआ, कभी एंटीबायोटिक चल रहा है, कभी यूरिन कल्चर कराया जा रहा है, कभी कुछ टेस्ट, कभी कुछ टेस्ट। फिर उसके बाद से अन्य अन्य तरीके से लोग झाड़ फूंक के चक्कर में चले गए, कुछ ऐसा है क्या। ऐसा पेशेंट इनफर्टिलिटी को लेकर के 7 साल के बाद क्लिनिक विजिट करता है, वो भी आयुर्वेद का। तो जब ये विजिट करना स्टार्ट किया तो इसका पहला कंप्लेंट था कि जब हम लोग साथ होते हैं तो हमें फीवर होता है। तो मैंने ये सोचा कि यार ये जो फीवर है, और उसमें वो लोग डायग्नोस करा करके लाए थे कि जो मेल का स्पर्म है इसके खिलाफ एंटीबॉडीज फीमेल के बॉडी में बनता है। यानी जैसे ही स्पर्म इंटर किया, फीमेल के बॉडी का रिस्पॉन्स होता है कि ये बाहर से आ रहा है, ये कोई इन्फेक्शन है, और उसको किल करने के लिए बॉडी ने हीट बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया और ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई। तो डॉक्टर ने उनको सलाह दिया था कि जब आप फिजिकल होना हो उसके 3 दिन पहले से मिथाइल प्रेडनिसोलोन जो कि स्टेरॉयड है वो उनको देना स्टार्ट किया 20 mg से, कि इम्यूनो सप्रेशन बना रहेगा, और फिर वहां से वो टैपरिंग करते थे। इसका इफेक्ट ये हुआ कि गर्भ तो धारण नहीं हुआ, बट फीमेल का वेट काफी गेन हो गया। तो जब वो आयुर्वेद चिकित्सा के लिए, तो मैंने सोचा कि यार ये जो कंडीशन इन्होंने बताया है ये कैसे डेवलप हो गया होगा। तो इसके भी हेतु में जैसे पूर्व केस में हेतु था वैसा ही था कि एवर्जन था। वहां पे एवर्जन किस चीज का था कि जो ये फीमेल थी इनकी इच्छा से शादी नहीं हुई, इच्छा से शादी नहीं होने के कारण इनमें सौमनस्य डेवलप नहीं हो रहा था, और सौमनस्य डेवलप नहीं होने के कारण ये बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा था। कौन कर रहा था? सब कॉन्शियस माइंड कर रहा था। तो अब यहाँ पे चिकित्सा देना है तो क्या है कि पहले सौमनस्य डेवलप हो। सौमनस्य डेवलप होने के लिए हमने जो चिकित्सा शुरू किया उसमें वही अपनी प्रक्रिया यूज की गई, सूक्ष्म जटामांसी योग, अपना शिरोधारा, और इसके साथ साथ मैंने वहां पे पहली बार हेल्प लिया था तंत्र शास्त्र में। और तंत्र शास्त्र में मैंने कुछ एक जो योजनाएं बताई गई हैं उसमें कुछ औषधियों का वो कराने के लिए मैंने बोला, और थोड़ा सा जो बेड वगैरह है इसको, इसके लिए धूपन का वहां पे वर्णन था, मैंने धूपन करने के लिए बोला। तो ये प्रॉब्लम मैंने देखा कि 2 आरतों के बाद, मतलब 2 मेंसेस साइकिल बीतने के बाद ये कंप्लीटली चला गया, और बिना मतलब कोई ऐसा नहीं कि गर्भधारण के लिए विशेष कल्पना, वो पेशेंट उसके बाद आना बंद हो गए, फिर एक ही बार 2-3 महीने बाद आए, पता चला कि प्रेगनेंसी हो गई जैसा, और ये प्रॉब्लम अब नहीं होता है। यानी कि जो स्पेशल केसेस हैं, साधारण केसेस नहीं, जो स्पेशल तरह की इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, जहां हमें ज्यादातर फेल्योर के सामना, मतलब ज्यादातर केसेस फेल्योर हो जाते हैं हमारे, या हमारा विचार नहीं बन पाता वहां पे, वहां हमारा हेल्प करता है तंत्र शास्त्र। वहां हमें हेल्प मिलता है इन सबों से, और फिर हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है, और जो चमत्कार जैसा दिखता है रिजल्ट, उससे फिर पेशेंट मुरीद हो जाता है। ऐसे ही एक चीज और है आपका, आप देखो कि एक औषधि है दूर्वा, जो गणेश जी को ऑफर किया था सबसे ज्यादा। और दूर्वा के बारे में खास बात है कि जो इसका वैदिक मंत्र है वहां पे ओम कांडात कांडात कुरुहंति कुरु का ऐसा मंत्र है। मतलब हर एक कांड से, हर एक ज्वाइंट से इसमें नए नए ब्रांचेस निकलते हैं। तो कल वो प्रार्थना की गई है कि एक दूर्वा, आप जैसे हर एक ब्रांच से, हर एक नोड से अपना नया नया ब्रांच स्टार्ट करते, वैसे ही मेरे वंश का बेल विस्तार करें। ये वहां पे बताया गया था। अब हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें हम लोगों ने दूर्वा को मुख्य रूप से बना करके रखा है कि ये नक्सीर की दवा है, नाक से जब ब्लड आता है तो इसमें इसका स्वरस दे देना है। कुछ लोगों को है कि पित्त समन करने के लिए देना है। पर ये जो प्रजा स्थापन का इसका विशेष गुण है, इसके बारे में तो हमने चर्चा की ही नहीं। अच्छा, दूर्वा को आप कभी भी निकाल करके किसी को काढ़े के रूप में दीजिएगा तो क्या प्रजा स्थापन करेगा? हम आप प्रयोग करके देखते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा
ये प्रजा स्थापन का गुण इसके अंदर उपस्थित हो। मुख्य रूप से दुर्वा पर 26 अगस्त एक तारा है, जब अगस्त तारा उदित होते हैं, या अगस्त तारा नहीं तो आप समझे कि चलो कि जो अपना ये शरद पूर्णिमा जो है इसके बाद का जो दुर्वा होता है इसको हम कलेक्ट करते हैं। और कब तक कलेक्ट करना है, तो जो मकर संक्रांति के पूर्व के दुर्वा को लेना है और जब शरद पूर्णिमा के बाद के दुर्वा को लेना है। इन दुर्वा का यदि हम प्रयोग कराएंगे तो ये बंधत्व चिकित्सा में हमारे लिए सहयोगी होते हैं, ना कि किसी काल के दुर्वा को उठा करके लाएंगे तो हम वहां पे करा पाएंगे। तो ये जो चीज है कि दुर्वा लेना है ये हमें पता है, लेकिन दुर्वा को किस समय लेना है ये बताता है हमें तंत्र शास्त्र। ऐसे ही आप देखिए श्वेत कंटकारी का प्रयोग है गर्भाधान के लिए, लेकिन श्वेत कंटकारी को कब ग्रहण करना है ये बताता है तंत्र शास्त्र। और जब हम उस तरीके से इन औषधियों को लाते हैं तो ये रिजल्ट ऐसे देते हैं ट्रिमेंडस कि आप सोच में पड़ जाओगे कि यार रिजल्ट आया कैसे। वैसे एक केस आपको थोड़ा सा और मैं बताऊं, एक मल्टीपल एबॉर्शन का केस था, बार बार गर्भपात का केस था। तो इस केसेस में हुआ क्या कि जो पेशेंट हमारे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आई, इनका हिस्ट्री था कि इनको पिछले हमसे पहले जब वो ट्रीटमेंट लेते 6 बार इनका गर्भपात हो चुका था। इन्होंने वहां पर एंटीबायोटिक से कोर्स कर चुके थे, इनको पेनिड्योर का इंजेक्शन लग चुका था, वहां पे इनको एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी चल चुकी थी, जो कुछ हो सकता था वहां पे किया गया था। लेकिन पेशेंट को 6 बार एबॉर्शन होने के बाद वो आयुर्वेद क्लिनिक के लिए स्विच करती है। यहाँ जब मेरे यहाँ क्लिनिक में आती हैं तो मैंने इनको बहुत सारे डू एंड डोंट्स बताए और वहां पे मासिक वगैरह सारी व्यवस्थाएं मैं करके दी। जब हमारे क्लिनिक से ये अपने घर को गई तो वहां पे क्या हुआ कि इन दोनों हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्लेश बन गया, झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर के। और वो उन्होंने क्या किया, गुस्से में आकर के बहुत सारा शारीरिक मेहनत और बहुत सारा कुछ ऐसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए था उसने, और फिर गर्भपात हो गया। तो मैं ये सोचना स्टार्ट किया कि यार मैंने सब कुछ तो समझा कर भेजा था इसको, पेशेंट पिछले कई साल से औषधि ले रही है, अलग अलग डॉक्टर का कंसल्ट है इसके पास, ट्रीटमेंट ले रही है, फिर भी ये जानबूझकर ऐसा गलती क्यों कर डाली कि बार बार गर्भपात हो गया। तो जब वो मेरे पास आई रो भी रही थी, मैंने पूछा भैया रो क्यों रही हो, तो बोले सर ऐसा ऐसा हो गया, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कर दिया। मैंने सोचा क्या है, प्रज्ञा दृष्टि हुई, जानबूझकर गलती हुआ। क्योंकि उस समय क्या हुआ, इसका इमोशन काफी बढ़ गया, झगड़ा हुआ तो इमोशन बढ़ा, इमोशन ने इंटेलिजेंस को हैक कर दिया, बुद्धि को भावनाओं में, और ये भावनाओं में बह करके वो सारे काम मेहनत के कर डाले शारीरिक श्रम के, जो नहीं करना था, जिससे गर्भपात हो गई। तो मैंने सोचा कि ये जो प्रज्ञा दृष्टि हुई है इसके लिए कहा गया हमारे यहाँ कि व्याधि का कारण क्या है। तो व्याधि के कारण हम लोग देखते हैं कि प्रज्ञा दृष्टि एक मुख्य कारण है, प्रज्ञा प्रादुर्भस्य मूल कारण। अब ये प्रज्ञा इतने साल ट्रीटमेंट, इतने सारे कोशिश के बाद गर्भधारण होता है, अब फिर प्रज्ञा दृष्टि कैसे होगी। तो जब मैंने इसका जो एस्ट्रोलॉजिकल या ज्योतिषीय जब मैंने गणना निकाला, देखा वहां पे केतु का इफेक्ट था। केतु के इफेक्ट में क्या है कि इम्पल्स आता है आदमी को और जानबूझ के गलती कर डालेगा। तो इम्पल्स में जो गलती हुआ वहां केतु बढ़ा। तो जब हमने इस चीज को ध्यान दिया कि हाँ यहाँ पे दृष्टि केतु की हो रही है, तो मैंने आगे ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया। जब 3-4 महीने बाद वापस से गर्भधान हुआ तो वहां पे मैंने लघु पंचमूल काढ़ा ऐड कर दिया और उनको कुछ एक औषधि है तो कुछ का प्रयोग करने के लिए मैंने बताया, जो कि तंत्र शास्त्र का है। उसका इफेक्ट ये हुआ कि इसको गुस्सा ही नहीं आया। फिर कंडीशन तो बने भाई, आप पूरे समाज को तो ठीक नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं है कोई एक फीमेल पेशेंट है तो उसके हस्बैंड को, उसके सास को, उसकी मदर को, उसके भाई को, उसके अगल बगल के लोग सबको ठीक कर दो, सब शांत शांत रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन इसके यदि माइंड के हार्मोनी को हम ठीक करते इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा और उसकी डिलीवरी अच्छे से होगी। तो कई बार क्या है कि जब हम देखते हैं कि पेशेंट मल्टीपल गलतियां कर रहा है, जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो इमोशंस में हो रहे हैं, तो वहां पर हमें जो हेल्प करने वाले शास्त्र हैं वो ज्योतिष शास्त्र है, तंत्र शास्त्र है। इन दोनों का जब सामंजस्य होता है आयुर्वेद के साथ तो हमारी प्रैक्टिस एक्सेलेंट हो जाती है। और तंत्र शास्त्र ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आयुर्वेद में हमने चर्चा किया है। आप उठाकर देखिए पूरा रसशास्त्र जो है वो तंत्र शास्त्र और योग शास्त्र का विषय रहा है। आप देखिएगा उसमें जो नवनाथ की परंपरा है, 84 सिद्धों की परंपरा, ये उस परंपरा से आई हुई औषधियां हैं। तो इसलिए, और जब आप जैसे गोरक्ष को पढ़ लीजिए या आदिनाथ को पढ़िए या आप चरपटी नाथ को, कांकायन को, किन्हीं को भी पढ़िएगा तो उनमें आपको तंत्र के सामंजस्य, आयुर्वेद के सामंजस्य ये देखने को मिलेंगे। इसलिए यदि एक्सलेंट प्रैक्टिस करनी है मेरे हिसाब से तो पहला वैद्य का गुण है कि अनप्रेजुडियूस्ड माइंड से रहो।
हर एक चीज को सीखने का प्रयास करना है हमें, क्योंकि आचार्य जी ने कहा कि बनवासी से सीख लो। जब बनवासी से सीखने के लिए उन्होंने कहा है, तो वहां से सीखने के बाद संहिताओं में खोज लीजिए। तो हमें अपने सारी विधाओं को कलेक्ट करना होगा। हमें केवल संहिताओं में या कोई एक किताब में या कोई एक तरह के, मेरा पंचकर्म सेंटर था, हम सारे पेशेंट का पंचकर्म ही करेंगे, हम रस वैद्य हर एक पेशेंट का रस चिकित्सा ही करेंगे। इस धारणा से हमें बाहर निकल के हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए कि पेशेंट को क्योर करना है, पेशेंट को ठीक करना है। और जब पेशेंट को ठीक करना है तो इसके लिए जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा, जहां से जो हमारे लिए सुविधा का विषय बनेगा, उसे हमें करना चाहिए। तो हमें ज्योतिष शास्त्र का, आयुर्वेद का, तंत्र का, इन सब चीजों को समूचे तरीके से पढ़ना होगा और अन्य अन्य चीजों को भी सीखना होगा, ताकि हमारी प्रैक्टिस एक्सेलेंट होती जाए और बंधत्व में हम मैक्सिमम रिजल्ट दे सकें। क्योंकि मैंने प्रैक्टिस में देखा है कि जब से हमने ज्योतिष, आयुर्वेद और तंत्र को एक साथ जोड़ा है और फिर इसके साथ मंत्र पारायण, प्रार्थना वगैरह को जब से मैंने ऐड किया, तब से प्रैक्टिस में सही समय पर सही चीजें याद आती हैं, मेरा प्रिस्क्रिप्शन ज्यादा एक्यूरेट होने लगा है और पेशेंट में फायदे होने लगे। इसलिए आप लोग भी इस तरह की चीजों पर ध्यान दीजिए, अन्य अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन कीजिए, साथ में आयुर्वेद का अध्ययन करना है। और किसी का कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाह रहा हो, तो अब आप पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन को अब लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक डिफरेंट एंगल से हमें यहाँ पे देखने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे सब लोगों के माइक्स मैंने म्यूट किए हुए थे ताकि डिस्टरबेंस ना हो, अभी अनम्यूट है और आपके मैसेजेस भी अभी कर सकते हैं। आपके जो जो क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। हेलो, हाँ जी सर, बोलिए। हेलो सर। हाँ जी, बोला जाए। हेलो, हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आवाज आ रही है, बोलिए। सर एक पेशेंट है सर, मैं एक्चुअली सर 3 ईयर एगो 3 ईयर का मतलब बेबी है उसके सर। हेलो, आवाज आपकी बहुत डिस्टर्ब हो रही है, क्या बोल रहे हैं, मैं सुन नहीं पाया। हेलो। हाँ जी, बोलिए ना। हाँ सर, आवाज आ रही है क्या सर? हाँ जी, बताइए। सर एक इनफर्टिलिटी का केस है सर, उसमें क्या है, 3 साल पहले मतलब बेटी कंसीव हुई थी और 3 साल पहले, उसके बाद से अभी कंसीव नहीं हो पा रही है। और सर रिपोर्ट्स जो हैं सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, मेल की भी फीमेल की भी। ट्यूबल ब्लॉक और का जो आपने टेस्ट करवाया है? जी सर, ट्यूबल ब्लॉक का आपने टेस्ट करवाया है? यूएसजी कराया, यूएसजी में नॉर्मल है बस। वैसी नहीं, हिस्टोसाल्पिंजियोग्राफी, क्योंकि यदि नहीं नहीं एबॉर्शन बार बार हो रहा है तो वहाँ पे नहीं ट्यूब ब्लॉक होने के नहीं चांसेस। सर, एबॉर्शन नहीं हो रहा है, कंसीव नहीं हुआ है। तो भी हेलो, एक बार आप सारे टेस्ट के साथ में ट्यूबर ब्लॉक को हाँ चेक कर लीजिए, क्योंकि आजकल मेदो दृष्टिजन्य व्याधि ज्यादा हो रही है। दिवा हाँ स्वप्न के जब से हिस्ट्री ज्यादा बढ़े हैं तब से ट्यूबर ब्लॉक के केसेस बढ़े हैं। तो एक बार आप हाँ, HSG करवा लीजिए, उसके बाद से आप हमें रिपोर्ट्स भेज दीजिएगा, तो फिर मैं बता दूंगा कि आगे ट्रीटमेंट क्या HSG करना कराना है। पड़ेगा ठीक क्या? है। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। जी सर, मेरे पास एक पेशेंट आई है सर, अभी करंटली कुछ दिन पहले। सर वो क्या हुआ? 26 इयर्स की है और जी सर उसको प्राइमरी एमिनोरिया का केस है सर। जी। उसे सर आज तक ट्रीटमेंट कभी भी नहीं करवाया और सर अब वो मैरिड है फॉर 6 मंथ। और सर अब वो कह रही कि मैम मुझे कंसीव कैसे होगा, मेरे तो पीरियड से स्टार्ट नहीं हुए। तो सर ऐसे केस में क्या करना चाहिए सर? अभी तो मैंने उसे कुछ कहा नहीं, मैंने कहा आप कुछ टेस्ट लिखे सर, मैंने वो टेस्ट करवा लीजिए। तो सर ऐसे पेशेंट में क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है? तो मैम, ये तो आपको इन्वेस्टिगेशन में श्योर कर लेना चाहिए कि ऑर्गन है कि नहीं है। कई बार क्या है कि यूट्रस ही एब्सेंट रहता है किसी में। अब यूट्रस एब्सेंट है तो फिर हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो हाँ एक हाँ। बार आप इन्वेस्टिगेशन करा कर देख लीजिए कि ऑर्गन है कि नहीं। कि ऑर्गन है तो फिर हम उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हाइपोप्लास्टिक वगैरह कंडीशन है तो वहां पर आप रसायन चिकित्सा दीजिए, थोड़ा सा शोधन करके, तो फायदे होते हैं। और इसके साथ साथ में आप उसके थोड़ा सा मेंटल बिहेवियर को जरूर चेक करिए कि मेंटल बिहेवियर कैसा है। स्पेशली जब वो पेमेंट आपके क्लिनिक में कर रही होगी तो उस समय उसके बिहेवियर को चेक करिएगा। यदि वो पैसा देने में या कोई चीज ऑफर करने में यदि सहज है तो वहां पर केसेस आप ले लीजिएगा, वहां पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
यदि पैसे देने में या कोई भी चीज देने में उसके में झिझक हो तो फिर वहां पे केसेस देने में थोड़ा दिक्कत आता है। चाहे वो, एक बार बताऊं मैं, चाहे पेशेंट आपके पास कॉन्स्टिपेशन या आईबीएस वाले आते हैं जहां पर वो बोलते हैं पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, लंबी हिस्ट्री, बहुत सारे रिपोर्ट्स लेकर आएंगे, प्रोफेशन में प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर कुछ भी हो सकते हैं। तो यदि उनसे आपने बोला कि अभी आपका ट्रीटमेंट का कॉस्ट हुआ 1000 रुपए, तो वो आपसे रीवेरीफाई करवाया, सर 1000 हुआ ना? आपने बोला कि हाँ ठीक है सर, कुछ कम नहीं होगा। फिर आपने कहा कि सर कुछ कम दे दीजिएगा, तो 500 दे दें। मतलब जहां उसको पेमेंट करने में या कुछ भी देने में तकलीफ हो रहा है या वो आपसे रीवेरीफाई करा रहा है, तो आपको समझ लेना होगा कि यहाँ पर एक्सक्रीशन का जो बिहेवियर है वो मन से गड़बड़ हुआ है। वैसे ही यदि फीमेल में एमेनोरिया है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, और वहां पे यदि आपको इस तरह का बिहेवियर है जहाँ होल्ड करना, रिटेंशन उसके नेचर में है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। फिर वहां पे मनस की चिकित्सा करके वापस से आपको ऑर्गन बनाना पड़ता है, तो फिर ठीक हो जाता है। ठीक है सर। क्योंकि सर मैंने सर से पूछा था तो उसने कहा था, मैंने कहा आपकी मदर ने आपका ट्रीटमेंट कभी नहीं कराया, पहली बार आप आए हैं, तो शी सर की मेरी मदर ने मुझे बहुत बार बोला, मैं कभी कराने गई नहीं। असल में देखिए उसमें है क्या ना कि पहला जो कंडीशन होता है, माने लो एएमएस की कंडीशन है, बच्चा जब गर्भ में आया उस समय यदि इसकी चिकित्सा कर दिया तो अंडे बन जाते हैं, क्योंकि अंडे तो रिजर्व लेकर आ रहा है, वो समय निकल गया। उसके बाद जब उसका मेंसेस स्टार्ट हुआ उस टाइम यदि कोई ट्रीटमेंट ले लेता मेनार्की के टाइम में, तो भी हम जो भी अंडे थे उसको हम प्रिजर्व कर सकते थे, रसायन चिकित्सा द्वारा हेल्दी कर सकते थे। हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा नमस्ते है। सर। हेलो नमस्ते सर, आवाज आ रही है? सर की आवाज नहीं आ रही है। ये सर, आप मैडम, आप सब लोगों की आवाज आ रही है और सर भी यहाँ पे सुन पा रहे हैं, जस्ट शायद नेटवर्क इशू होगा, हम कुछ सेकंड्स वेट करते हैं। सर आपको आवाज हमारी आ रही है? वैद्य मुरली सर, मुझे लगता है सर के यहाँ पे कुछ नेटवर्क इशू होगा, इसलिए शायद हमें कुछ सेकंड्स लग रहे हैं वापस से रिकनेक्ट होने में सर को। हेलो हेलो यस गौरव सर, आपकी आवाज आ रही है, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, सर रिकनेक्ट हो रहे हैं। ओके सर। यस प्लीज। यस, तब तक के लिए हम जस्ट डिस्कस करते हैं कि ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, लेकिन समय के लिमिटेशंस होते हुए हम शायद कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे कुछ ही क्वेश्चंस तो शायद ले पाएंगे, लेकिन डोंट वरी, आपके साथ जो एक ग्रुप में जिसमें आप एड ऑन हुए हैं, जहाँ पे आपको सारी लिस्टिंग, सारे क्वेश्चंस मिले हैं, सारी लिंक्स मिली हैं, सारी डिटेल्स मिली हैं, हम आगे भी आपको सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे देने वाले हैं। बट एक बात जरूर मैं बताना चाहूंगा कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि आयुर्वेद शास्त्र के साथ साथ हम जहाँ पे देखते हैं तो न केवल आयुर्वेद, बल्कि इस आयुर्वेद शास्त्र के साथ साथ योग शास्त्र, तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, मॉडर्न साइंस और अथर्ववेद शास्त्र, इन सभी के सभी सेगमेंट्स को हम देखें तो ऐसा बहुत मुश्किल से हो पाता है कि हम सारे सेगमेंट्स को एक साथ सुनने का मौका मिले या एक साथ जानने का मौका मिले। सो वैद्य मुरली मनोहर सर ऐसे ही एक रिनाउंड प्रैक्टिशनर है जो ना केवल इन सभी शास्त्रों को एक साथ बल्कि बाकी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को भी साथ में समझते हुए आगे यूज कर रहे हैं। सो इन सब के रिगार्डिंग, मतलब यहाँ पे मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर हम लोग ये देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, हम आगे भी इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो अगर आप इन सारी सीरीज को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो इन सारी सीरीज के रिगार्डिंग आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी आपके इसी ग्रुप में। आप अपने इस ग्रुप से कनेक्टेड रहिएगा और ग्रुप की लिंक सेंड कर दीजिए एक बार इनबॉक्स में, ग्रुप की लिंक इनबॉक्स में। आप व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें ज्वाइन है उसी पे मैम, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे ग्रुप में फिर से भेजता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मुरली सर जैसे ही कनेक्ट होते हैं वापस से, तो हम अपने इस क्वेश्चन आंसर सेशंस को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए, जब तक सर ज्वाइन कर रहे हैं, मैं यहाँ पे आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को और कुछ इन्फॉर्मेशन है और कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं तो वो मैं आपकी मदद कर पाऊँ। यस गुड आफ्टरनून सर। यस गुड आफ्टरनून।
सर का नंबर या कांटेक्ट नंबर मिल सकता है जिससे कि फ्यूचर हम बात कर सकते हैं या अपनी केस हिस्ट्री? डेफिनेटली मैम सर, बाकी सब लोगों के लिए भी इंफॉर्मेशन ऐसा है कि आपको जो भी क्वेश्चंस, जो भी क्वेरीज, जो भी आगे के लिए गाइडलाइंस रहेंगी, तो आप इस कोर्स या इस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पे आप कनेक्टेड हैं, वहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे तो आपको सारे मैसेजेस के द्वारा आपको सर वहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि कॉल पे सब लोगों को आंसर कर पाना शायद मुश्किल होगा, तो इसीलिए यस, यहाँ पे सर वापस से कनेक्ट हो चुके हैं। तो हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं, सर आपको अगर हमारी आवाज अभी क्लियर है? वैद्य मुरली सर चलेगा सर, हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं और आपके साथ अभी आप ग्रुप में देखेंगे तो आपके पास ग्रुप की लिंक भी आ चुकी है, और इस ग्रुप के माध्यम से आप यहाँ पे अपने व्हाट्सएप पे ज्वाइन रह सकते हैं और कनेक्टेड रह सकते हैं। और हम आगे भी जितने लोग इस सारे सेशंस को सुनना चाहते हैं, जो अपने इस नॉलेज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम लोग मिलकर के एक सेमी ऑनलाइन कोर्स भी शुरू करने वाले हैं। तो उस कोर्स को ज्वाइन करने की प्रोसेस क्या होगी, या कैसे आप इस कोर्स को, इस नॉलेज सीरीज को आगे कंटिन्यू रख सकते हैं, तो ये सारी सीरीज, सारे इंफॉर्मेशन भी आपको ग्रुप में मिलती जाएंगी। सो बी कनेक्टेड विद द ग्रुप। हम वापस यहाँ पे सर से कनेक्ट हो चुके हैं। वैद्य मुरली सर, कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दीजिए ना, लिंक से ज्वाइन ही हो रहा है। यस मैडम, जस्ट यहाँ पे सर की तरफ से सारे क्वेश्चंस हम सुन लेते हैं, क्योंकि उनका बहुत इंपॉर्टेंट समय हमें मिला है। डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके सारे क्वेश्चन, सारे कोई भी टेक्निकल इश्यूज होंगे, कोई भी जरूरत होगी तो मैं आपको बताता हूँ। जस्ट यहाँ पे हम सर से वापस कनेक्ट हैं। सर प्लीज ओवर। नमस्ते सर, सुन रहे हैं सर? हाँ जी, वो कनेक्शन कट गया था कि बात नहीं हो पाई। क्या आप पूछना था? एक बार वापस से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते सर, एक केस है कपल का जो लो एएमएच है, AMH 0.5 आ रहा है, और सर उसमें एक इनफर्टिलिटी में वो देखने को मिला है कि जो भी हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशन है उसमें 8 से 17 दिन में कोई मेंटल डिस्टर्बेंस के कारण झगड़ा हो रहा है। तो इनफर्टिलिटी उसकी वजह से हो सकती है या लो एएमएच की वजह से हो सकती है? देखिए, पहली बात तो एक समझना है कि जो मेंटल हार्मोनी है वो डिसाइड करता है कि हमारा एग रिलीज होगा कि नहीं होगा, एग रप्चर होगा कि नहीं होगा। क्योंकि यदि आप देखिए, यदि एंजाइटी बनी तो एंजाइटी बनेगा तो तुरंत पिट्यूटरी डिस्टर्ब होगा। जैसे पिट्यूटरी डिस्टर्ब हुआ कि उसके बाद से आपका LS-FSH का सर्ज डिस्टर्ब होगा, वो डिस्टर्ब हुआ, गायनिक प्रॉब्लम डिस्टर्ब होंगे, और यदि वही डिस्टर्बेंस लगातार बना रहा तो TSH भी डिस्टर्ब हो सकता है। यानी कि हार्मोन सिस्टम को रेगुलेट करने वाले सारे चैनल्स एक साथ डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसलिए यदि हम जब भी AMH को ध्यान दें, या हम इंडोमेट्रियम को ध्यान दे रहे हैं, या किसी और एंटिटी को ध्यान दे रहे हैं, तो हमें पहला मेरा ध्यान होना चाहिए कि इनका मेंटल स्टेटस कैसा है। जब तक सौमनस्य नहीं, जब तक गर्भधारण नहीं। इसलिए सौमनस्य को धारण कराने के लिए हमें ये महत्व का विषय होता है कि पहले उनके एंजाइटी को ट्रीट करिए। यदि AMH का ट्रीटमेंट भी हमें देना है तो वहां पर रसायन चिकित्सा और विघटन चिकित्सा यूज कराई जाती है, पर इसके पहले आपको शिरोधारा करके और हल्का शोधन करके, स्पेशली वमन जो होता है ये और विदेशन ज्यादा वहां पे काम करते हैं। वमन ज्यादातर केसेस में फायदा करता है, और कई बार पेशेंट ऐसे हैं जो कि आपके साथ वमन के लिए रेडी ना हो, और क्लिनिक यदि आपका सिर्फ OPD लेवल पर आप काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पंचकर्म सेंटर नहीं स्टार्ट किए हुए हैं, तो मैं एक तरीका यूज करता हूँ। वो तरीका ये है कि पेशेंट को आप तिल की चटनी, घी और साथ में उसको मूंग दाल की खिचड़ी, ये खाने के लिए आप सजेस्ट कर दीजिए, और उसको 4 से 5 दिन खाने के लिए दीजिए उत्तरोत्तर क्रम से, वो खा लेगा पेशेंट। उसके बाद उसे थोड़ी मात्रा में मदन फल और पिपली, शंधो ये मिलाकर दे दीजिए। बोलिए कि 2 गिलास दूध पीने के बाद आधा कप फांट में इसे घोलकर पी लीजिएगा। दवा पच जाती है तो ठीक है, नहीं पचता है तो मुझे फोन करिएगा, मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है। इस तरीके से जब आप दीजिएगा तो पेशेंट को पता नहीं रहता वमन होने वाला है, लेकिन जब आपका वो प्रक्रिया फॉलो करेगा, जब मदन फल लेगा तो उसे वमन हो जाते हैं। फिर उसका अक्सर फोन आता है कि सर दवा पची नहीं, उल्टी हो गई। कोई बात नहीं, आइए आपको वापस से दूसरी दवा देते हैं। फिर बुलाकर आप आगे का संसाधन कम समझा करके उसको भेज दीजिए। क्योंकि जैसे आप वमन बोलोगे, और यदि आपकी प्रैक्टिस में पंचकर्म या आपके क्षेत्र में पंचकर्म ज्यादा नहीं चलता है, तो पेशेंट को ये फील होगा कि पता नहीं यार, मतलब प्रेगनेंसी के लिए गए थे ट्रीटमेंट कराने के लिए, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि उल्टी कराएंगे, दस्त कराएंगे, खून निकाल लेंगे। तो वो पेशेंट अपने फ्रेंड को, अपने कलीग को, अपने सहेली को बोलेगी
फिर वो बोलेगा घी खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। इस तरह के कई ज्ञान आपके पास आ जाएंगे और पेशेंट टूटते हैं। इसलिए आप कई बार बता करके बिना बताए तरीके से भी हल्का शोधन करके फिर अपना रसायन चिकित्सा शुरू कर दीजिए, फिर फायदा आता है। और जीवनत्यादि घृत जो है इसका उसमें आप कर पाओ तो उत्तर बस्ती वगैरह प्रोसीजर करिएगा तो रिजल्ट होता है। हेलो सर एक बार रिपीट हो, तिल की चटनी और क्या बोला था आपने? क्या चीज? वो खाने के लिए तिल की चटनी और क्या बोल रहे थे? तिल की चटनी, घी और मूंग दाल का खिचड़ी, ये उनको बोल दीजिए कि दो चम्मच घी लेना, 2 चम्मच तिल की चटनी। तो तिल असल में जो शास्त्र में दिया है ना, सद्य स्नेहन के कल्प, उसमें तिल का कल्क दिया हुआ है। तो अब तिल का कल्क बोलेंगे तो मरीज को समझ में आए ना आए, तो उसका तरीका है कि हम बोलेंगे तिल की चटनी आप ले लो, थोड़ा सा मिर्च मसाला कम डालना तो थोड़ा सा स्वाद हल्का सा आ जाएगा, और घी और खिचड़ी मिलाकर खाएगी तो फिर वो स्नेहन हो जाता है। तो सद्य स्नेह के कल्प आप कोई भी यूज करा सकते हैं। यदि पेशेंट ऐसा है जो नॉनवेज ही खाना पसंद करता है तो उसे आप बोल दीजिए कि सूप पी लो, बढ़िया स्पाइसी घी वो डाल करके बनाओ उसको। देखिए इससे क्या है कि 100% जो संहिता में लिखा हुआ तरीका है कि सम्यक विरेचन के जो रिजल्ट है वो नहीं आएंगे, लेकिन 100% ना आए तो कम से कम 40% तो शोधन हो हमारा, फिर बाकी मेडिसिन समन कर लेंगे। इस तरीके से फायदे हो जाते हैं उसमें। हेलो प्रणाम सर। तिल जो सफेद तिल आप बोल रहे हो ना? कृष्ण तिल। कृष्ण तिल, ओके ठीक है सर। सर चटनी में क्या क्या डालना है? कृष्ण तिल और क्या रहता है? मैम इसके लिए आप YouTube देखिए, बहुत सारी रेसिपी मिल जाएंगे, जो आपको पसंद है उसको बता दीजिए, जो आपके क्षेत्र में यूज होता है, जो आपके पेशेंट के लिए फ्रेंडली हो वैसा बता दीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि बहुत ज्यादा अचार मिर्च मसाला डालकर उसको बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं कर देना है। तो आप देख लीजिए जो भी आप जिस क्षेत्र में हो वहाँ पे जिस तरह का लोग खाते हैं, जैसे कुछ जगह पे लोग तिखट ज्यादा खाते हैं, कुछ जगह पे लाल मिर्च का सेवन ज्यादा होता है, कुछ जगहों पे हरे मिर्च होते हैं, तो जैसा जिस तरह का माहौल है वहाँ पे मेन काम है हमें तिल घी और खिचड़ी देना है। अब इसका पेशेंट फ्रेंडली बनाने का काम हमारा है और अपने अपने इलाके के अनुसार हम आप बना सकते हैं। ठीक है सर ये सिर्फ एक रात पहले देना है या मतलब दिन में भी कराना है, रात में भी, और फिर नहीं? 2-3 दिन तक लेने के लिए आप बोल दीजिए। ठीक है 2-3 दिन, अच्छा। 2-3 दिन लेने के मतलब लिए दो बोल दीजिए। है, कोई एक भी टाइम चलेगा? मतलब एक टाइम खाना खा लिए, एक टाइम ये ले लिए, ऐसा देखिए चलेगा? नियम अच्छा तो होता है कि भरपूर मात्रा में ले, लेकिन कई बार आजकल क्या है कि ऐसे YouTube से लोग ज्ञान पा गए हैं तो वो लोग लगेंगे बोलने और दिक्कत पैदा करते हैं। तो वहां यदि दिक्कत आ रही है तो फिर आप अपने सूझबूझ से कोशिश करना है कि मैक्सिमम घी खिला दें, और घी पच जाना चाहिए। तो उसके लिए आप जैसा प्रकल्प यूज करा पाओ करा लो। सबसे आसान होता है जो नॉनवेज का सूप यदि लोग पीते हैं तो उसमें बोलिए तो बढ़िया इसमें 6-7 चम्मच घी डालिए और बढ़िया सूप बना कर पीजिए, तो वो लोग ले लेते हैं आसानी से, उन्हें तकलीफ नहीं होता है। लेकिन यदि वेज वाले हैं तो फिर ठीक है, और वीगन वाले हैं बेचारे तो उनके साथ बहुत समस्या आती है। सर लघु वमन और विरेचन के दिन क्या करने बोलना है उनको? मतलब खाना कब खाने बोल सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन लेने नहीं बोलना है उसमें? उनको बोलना मैं जो तरीका फॉलो करता हूँ उसमें तरीका ये है कि पेशेंट को मदन फल की आपने पुड़िया दे दी, उनको सुबह बोलिए कि सुबह आप 1 से 1.5 गिलास दूध पी लेना या 2 गिलास दूध पी लेना, पी लिया उसके बाद से बोलना कि आधा कप दूध में सॉरी आधा कप पानी में या आधा कप मदन फल के फांट में इस दवा को घोल कर पिलाना है। कभी भी शहद के साथ नहीं देना है, कभी भी कोई और घी के साथ नहीं देना है, वरना वो अंदर जाएगा और जाने के बाद क्या होगा, यदि आंत में चिपका रहा तो कई बार बहुत लंबे समय तक वमन होता रहता है पेशेंट को, 2 घंटे 3 घंटे तक बीच बीच में उसको उल्टी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो इसके लिए घोल करके देना है। और उसके बाद से दवा लेने के बाद कहना कि आप ये जो यष्टि मधु फांट है इसको आप पी लीजिएगा भरपेट, और पी करके रेस्ट करिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। दवा पच जाती है तो बीमारी आपकी एकदम जल्दी ठीक हो जाएगी। यदि नहीं पचता है तो आप बताइएगा तो उसके लिए एक अलग दवा आती है वो देंगे, तो उससे फिर फायदा होगा। इस तरीके से बोलने पर पेशेंट को लगता है कि दवा पच जानी चाहिए, तो दवा पीकर आराम से सोता है, और दवा तो मदन फल है तो वमन तो होना ही होना है, तो वमन हो जाता है। ये मतलब एक तरीका है, मैं प्रैक्टिस में करता हूँ। आप चाहो तो अपने युक्ति के अनुसार पेशेंट को बता के कर सकते हो, बिना बताए कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। यदि प्रॉपर पंचकर्म के लिए पेशेंट आ रहा है तो फिर वहाँ प्रॉपर स्नेहन स्वेदन सब कुछ करके आप करिए, वहाँ और अच्छा रिजल्ट आएगा। नहीं हो पा रहा है तो ओपीडी लेवल में इतना करने से भी फर्क आता है। सर संसर्ग
कुछ बताना है इसमें थोड़ा सा, मतलब रात को खाना है या दोपहर में खाना है या नहीं, संसर्जन क्रम इसमें क्या बताना है? संसर्जन क्रम के लिए बोलना है कि उल्टी हो गया, अभी कुछ मत लीजिएगा, आइए आपको एक दवा देते हैं, ऐसा करके आपको बुला लीजिए। बुला करके और फिर उसको तब संसर्जन क्रम समझा दीजिएगा कि देखिए अभी तो दस्त हुआ है, तो इस तरीके से आप 1 या 2 दिन के लिए उसको दीजिए, ज़्यादा समय के लिए नहीं देना चाहिए। 3 काल बहुत है, जैसे पेशेंट आज वुमन हुआ है तो आज शाम का, कल सुबह, कल शाम का दे करके फिर परसों से उसको नॉर्मल डाइट पे लेते आइए, और 2-4 दिन के बाद उसको हेवी डाइट पे ले जाना हो तो भेज दीजिएगा। और इस बीच में अपना फिर हल्का दीपन पाचन वगैरह भी रखते रहिए साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए आपका जो मेडिसिन आप दे रहे हैं, जो भी आपने ट्रीटमेंट डिजाइन किया है, वो ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए संसर्जन खत्म होने के बाद, फिर दिक्कत नहीं आएगा। सर मदन फल का बताइए। डोज क्या होगा सर? मदन फल और पिपली और सैंधव का डोज? मैम इसका तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि पेशेंट का बल कैसा है। आप समझ चलिए 1.5 से 2 ग्राम काफी होता है। क्योंकि सर ये सद्य है इसलिए पूछा, वैसे तो हम देख लेते हैं बल का, पर सद्य वमन में मतलब बल देख के जो भी है उसी हिसाब से हाँ, देना है 1.5-2 सर। ग्राम काफी। ओके सर, थैंक यू सर। यदि महिलाओं का कर रहे हैं तो पुरुषों में करना है तो थोड़ा बहुत डोज चेंज भी होता है, लेकिन महिलाएं हैं, कुमार हैं, तो 1.5 ग्राम बहुत है, 1.5 से 2 ग्राम हो जाता है इससे। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। हेलो हाँ जी सर, आपने जो बुक हेलो। बताई ये ज्योतिषी तंत्र और इसके लिए, तो वो बुक का नाम बता दीजिए। मैम बहुत सारे बुक हैं, वैसे मैं आपको वैसे रेफरेंस में आपको दे देता हूँ। अच्छे बुक पढ़ने हैं तो मंत्र महार्णव है, इसके बाद शारदा तिलकम है, उद्यमेश्वर तंत्र है, दत्तात्रेय तंत्र संहिता है, ये सारे ग्रंथ अच्छे हैं। बाकी अन्य ग्रंथ भी हैं। तो देखिए तंत्र में भी 3 वेराइटीज हो जाता है। एक होता है वानस्पतिक तंत्र, जहाँ पे प्लांट के द्वारा हम तंत्र का प्रयोग करते हैं। दूसरा एक होता है मंत्र के प्रधानता से जो बनता है वो, तो और तीसरा होता है जिसमें योग का जुड़ा हुआ है, शिव संहिता वगैरह आगम ग्रंथ ही है, बट वो योग के तरफ से ले जाता है चीजों को, तो इन सबको आप फॉलो कर सकते हैं। सर एक पेशेंट फिर एक है। किताब आता है शिव स्वरोदक है, तो उसको पढ़िएगा तो फिर वहाँ पे वो नेचुरल हार्मोनी के लिए बहुत अच्छा है, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। सर कौन सी बुक? हेलो सर, हाँ एक जी पेशेंट है, उसको 9-10 महीने से एमेनोरिया है, अनमैरिड है, और उसकी हिस्ट्री ऐसी है कि वो ओसिपिल्स लेगी तो ही पीरियड आता है, तो और बाकी इसका सब इन्वेस्टिगेशंस वगैरह सब नॉर्मल है, तो इसमें कुछ वैसे तंत्र शास्त्र का कुछ ऐसा संबंध हो सकता है, क्योंकि रिपोर्ट्स उसके सारे नॉर्मल है। हाँ, ईटिंग हैबिट्स, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस बताया है, लेकिन और कोई ऐसा तीक्ष्ण नस से हिस्ट्री। देकर देखिए, एक बार तीक्ष्ण सॉरी, नस से देकर देखिए। कौन सा? उन्माद चिकित्सा में नस दिए गए हैं प्रधमन हाँ वगैरह, उनमें से हाँ किसी को यूज करके भी देखिए, ठीक है, क्योंकि आपके कई सारे केसेस को नस से सर, क्योंकि कवर कर लेता है। रजब प्रवर्तिनी कन्या आदि सब चालू है, फिर भी उसको आ ही नहीं रहा है सर, लेकिन अनमैरिड एक है। बार उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्माद चिकित्सा का जो ट्रीटमेंट है ना नस्य वाला स्पेशली वो यूज कराइए, क्योंकि कई मतलब बार प्रतिमास देना है, जी प्रतिमास नर्स देना है या अपना अणु तेल नस्य वगैरह? प्रधमन नस्य देना है, ठीक है। हाँ हाँ सर, कौन सा द्रव्य, लेकिन उसमें स्पेसिफिक? वेखंड दे सकती हैं। यदि अच्छा पेशेंट कुमार है तो 2 बूंद अदरक स्वरस और 2-4 बूंद उसमें सरसों तेल या सरसों तेल, इसको मिला करके इसका भी नस्य दे सकती हैं, ये भी काम करेगा, ठीक है। ऐसे 2 या 3 बार, या वचा तेल का नस्य, इसका यूज करिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। और सबसे नमस्ते पहला सर। बात है कि हेतु जरूर ढूंढ लीजिए, पॉजिशंस हमेशा ढूंढना है। पॉजिशंस कई बार मदर बच्चों में यदि प्रॉब्लम है तो मदर में आ सकता है, मदर के थ्रू आ सकता है, उसे एक बार देख लेना होता है, ठीक है। सर ऐसी तो कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन इसको कभी भी मतलब ऐसे रेगुलर बहुत उसका हिस्ट्री है, ओसिपिल्स लिया है अभी, बिकॉज अभी वो कंटाल गए, उसको सबने अवेयर किया कि अभी ओसिपिल्स मत लो, इसीलिए अभी आयुर्वेद के पास आए हैं। तो 6 महीने से सर मैं कर रही हूँ, लेकिन अभी भी उसको, और अभी वो लोग फ्रस्ट्रेट होके वापस पिल्स पे जाना की कोशिश करते हैं, ऐसा रहता है इसके लिए। नहीं तो आप एक बार प्रधमन से स्टार्ट करिए और फिर उसके बाद से बस्ती स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। आप बस्ती मतलब उत्तर बस्ती तो दे नहीं सकता है ना? नहीं उत्तर बस्ती नहीं मैम, मात्रा। आप बस्ती हाँ लीजिए, ठीक है।
मात्रावस्ती, हाँ। अष्टांग हृदय में एक आपका है मैनफल दशमूल की एक बस्ती वर्णन की गई शुक्र विबंध हर के रूप में, उस बस्ती का प्रयोग करिएगा तो फायदा हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। नमस्ते सर। हेलो। हाँ नमस्ते। हेलो। हाँ जी। हेलो सर आपने अभी पहले कहा था ना कि ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र की बुक, तो सर कैन यू प्लीज प्रोवाइड द नेम्स इन द लिस्ट फॉर्म इन द ग्रुप लेटर ऑन। मैम बहुत सारी बुक्स हैं, मैं आपको, आप किस तरह का प्रैक्टिस करती हैं यदि वो मुझे बताइए तो फिर मैं आपको बता पाऊँ कि कौन सा आपके लिए फायदे में। सर रिलेशन ऑफ तंत्र शास्त्र एंड ज्योतिष शास्त्र विथ आयुर्वेद। हेलो। हाँ जी, क्या है, देखिए हाँ जो सर। आप जो मैम पूछ रही हैं ना, उस तरह की हाँ। आपको कोई भी संहिताएं नहीं मिलेंगी, और जो किताबें मिलेंगी वो समन्वय करने वाले होते हैं, और समन्वय करने वाले जो बुक्स होते हैं वो आपको बहुत एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें फिर लेखक अपने मन की बातें उसमें लिख देते हैं। ठीक है, हेलो। हाँ इसलिए सर। वैसा नहीं, आप मूल किताबें कोई भी लीजिए और उसको देखना शुरू कीजिए। ठीक है, हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। हेलो, नमस्ते सर। एक पेशेंट है जिसको इनफर्टिलिटी है 14 साल से, और उसका वो अभी 2 आईवीएफ हो गए हैं, आईयूआई बहुत बार हो गए उसके, और दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों यानी है, तो हस्बैंड बहुत ओबीज है और फीमेल है अभी उसको, बाकी ये स्ट्रेस इंड्यूस की वजह से डायबिटिक इश्यू चालू हो गए हैं, लेकिन उनको प्रेगनेंसी चाहिए क्योंकि अभी तक कंसीव हुई नहीं, बहुत सारे इलाज करके हो गए उनके, तो ऐसे केस में कारण क्या बन रहा है? हाँ कारण क्या बन रहा है इनफर्टिलिटी का? हाँ, तो वो ये ही नहीं बन रहा है, उन्होंने यानी अपना जो रजब प्रवर्तन ही नहीं हो रहा है उसमें प्रॉपर। अच्छा, बाकी एमएच वगैरह आपने टेस्ट करवा रखा है? एमएच 0.5 है उसका, एमएच कम है। मैम ये जो आपका केस है ना, ये क्रॉनिक केस है, और इसको डील करने के लिए मुझे थोड़ा सा डिटेल आपका प्रॉपर जानना होगा पेशेंट का। ऐसे मैं अभी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन नहीं दे पाऊंगा जब तक मैं केस को कम्प्लीटली देखूँ ना, क्योंकि सर यदि आपको मैं लंबी हिस्ट्री साथ हाँ इनफर्टिलिटी है, वहाँ पे कई चीज़ें देखनी होती है, एएमएस देखना होता है, मनस देखना होता है, गर्भ देखना होता है, फिर उधर मेल का चीज़ें देखनी होती हैं। इन सबों के बाद ऐसा हेतु ढूंढना है, कौन सा ऐसा हेतु है जो इसे रोक रहा है, फिर उसको देख करके फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो रिजल्ट आता है। ऐसे बिल्कुल सर, चलते तो हुए आपको कुछ यूज करोगे तो शायद आपको फायदा ना हो पाए, तो आप डिटेल आपको ग्रुप में कैसे, शेयर करिए तो मैं देखूंगा। ठीक है, आपको कहाँ पे सेंड करना है ग्रुप पे डिटेल? आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, फिर वहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, या ओके जो सर, क्लासेस थैंक यू। अभी होंगे इस तरह के केसेस ठीक जो है, होंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो। हाँ जी। आई रिक्वेस्ट यहाँ पे बाकी सभी को कि जस्ट टाइम लिमिटेशंस के कारण हम लोग यहाँ पे इस सेशन को अंतिम रूप में ले जाते हुए लास्ट 2 क्वेश्चंस और लेने वाले हैं, क्योंकि सर का कुछ और दूसरा भी वर्किंग शेड्यूल था 3 बजे, बट फिर भी सर ने हमें इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया हुआ है। सो आई रिक्वेस्ट हम लास्ट 2 क्वेश्चंस लेते हुए चलेंगे, बाकी के आगे जो होंगे आप अपने ग्रुप में डिस्कस करते हुए चलते जाएंगे। और जस्ट मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो भी आपके क्वेश्चन है आप आगे सर से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो हर्षल सर ने जैसे अभी ग्रुप में चैट बॉक्स में देखेंगे तो एक ग्रुप लिंक भेजी हुई है, आप उसके द्वारा कनेक्टेड रह सकते हैं, और आगे भी जो इस सेशंस को कैसे कनेक्ट रहना है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो हम लास्ट 2 क्वेश्चन यहाँ पे और लेते हैं, और आई रिक्वेस्ट आप सबके माइक्स भी अभी फिर से अनम्यूट हैं। जस्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस लेते हुए हम इस सेशंस को एंडिंग की तरफ ले जाएंगे। हेलो, प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बता सकेंगे आप? बिल्कुल, पेशेंट के बारे में कुछ डिटेल हमें दीजिए। एक्चुअली जस्ट उन्होंने मुझे अभी कॉल पे पूछा है इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है क्या, अभी बाकी मुझे डिटेल्स नहीं मालूम है, बट मैंने ऐसी केस कभी की नहीं है, इसलिए मैं जस्ट जानना चाहती हूँ उनको हाँ बोलूं या ना। मैम देखिए, जब तक आप केसेस को लीजिएगा नहीं अपने सामने से, तब तक आप उसके बारे में क्या बोलिएगा, और जब हमारे सामने कोई भी मॉडर्न की बीमारी आती है, किसी भी नाम से आ रहा है, उसे आपको रिलेट तो अपने शास्त्र से करना है।
तो जब प्राइमरी कंडीशन है मतलब कि वहां पे हो सकता है कि जो हमारे योनि व्यापक में स्टडी वगैरह जो वर्णन किए गए हैं जो कि असाध्य वाले हैं, वो कंडीशन है या साध्य है या फिर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कारण है, ये सब चीजों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा एक बार। और फिर आप लीजिए सामने से एक बार केस ले लीजिए, फिर उसका एक बार जांच करा कर देख लीजिए ऑर्गन्स हैं कि नहीं, ऑर्गन्स हैं तो फिर वो कितने फंक्शनिंग है, उसके बाद आप उसमें ट्रीटमेंट दे सकती हैं। सो मैम तो ठीक हो जाता है, ज्ञापन बस्ती के रिजल्ट उसमें आपको मिलेंगे। जी, मैं केस लेने के बाद आपको मैं फिर ग्रुप में एक बार आपसे फिर डिस्कस कर सकती हूँ? हाँ जी मैम कर सकती हैं। और बाकी यदि आप लीजिएगा तो थोड़ा सा बच्चे के मेंटल स्ट्रेस के बारे में भी देख लीजिएगा, किस तरह का इसका मानसिकता है, ठीक है, या किस तरह का बिहेवियर, उसको थोड़ा आप ऑब्जर्व कीजिएगा, पूछिएगा नहीं, आप ऑब्जर्व कीजिएगा फिर हमें बताइए, ठीक है? ओके, हेलो थैंक यू सो मच। हेलो सर, हेलो सर, एक इनफर्टिलिटी की केस है सर। वातपित्तज प्रकृति है, 5 years मैरिड हुए हैं और AMH 1.3 है, लेकिन साइकिल अभी तक तो अनओव्युलेटरी थी। अभी वो IUI भी कर चुके हैं तो सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन हाँ लेकिन सक्सेस रेट बहुत कम है। यस सर, लेकिन अभी उन्होंने HSG किया तो उसमें ट्यूबल ओपेसिटी आया है सर, तो क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहनी चाहिए इसमें? मैम इसमें तो आप पहले पेशेंट का यदि कंसर्न मतलब पेशेंट सच में ट्रीटमेंट लेना चाह रहा हो तो आप वहाँ पे पहले उसका वीरेशन प्रोसीज करिए, वीरेशन करने के बाद योनि धावन, उसके बाद एक निरू और तब उत्तर बस्ती की तरफ ले जाइए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सर उत्तर बस्ती पहले वीरेशन फिर योनि धावन उसके बाद उत्तर बस्ती। जी ओके सर, तीनों साइकिल में आफ्टर दिस 3 साइकिल्स करना है उत्तर बस्ती? पहले आप एक करिए, पहले एक करिए, ठीक है, और एक करने के बाद जो स्टार्टिंग का जो आपका समय होगा, जब मैंने पहला साइकिल में कर दिया, फिर पेशेंट का जब मासिक आएगा तो बुला लीजिए, बुला करके उसमें जो गर्भधारक योग है अपने शास्त्रोक्त उसको दे दीजिए। फिर उसके बाद से उसको बोलिए कि आप हमको 6ठे 7वें दिन मिलो या 9वें दिन बुला लीजिए, यदि 9 दिन के बीच में जैसा होता है ठीक है, वरना फिर एक उत्तर बस्ती प्रोसीड कर दीजिएगा आगे, ठीक है। इस तरीके से एक ही उत्तर बस्ती देना है हर साइकिल में। ओके सर। हेलो सर, वेरिकोसील के लिए वेरिकोसील के लिए आपको मेडिसिन से यदि जानना होगा तो उसमें पहले वीरेशन कराना होता है, वीरेशन कराने के बाद नित्यानंद उसका प्रयोग कराइए, बाधिका कराइए, साकोटक घनवटी कराइए, इस का रिजल्ट आ जाता है उसमें। हाँ सर प्लीज एक बार रिपीट। हाँ देखिए, वेरिकोसील्स के लिए पहले तो वीरेशन कराना है, वीरेशन कराने के बाद से साकोटक घनवटी, नित्यानंद रस, वृद्धबाधिका वटी देना है और दशांग लेप जो है इसका पेस्ट बनवाना है, पेस्ट बना के टेस्टिकुलर पे उसको लगा करके रात में उसे टाइट कपड़े से बांध कर पहनने के लिए बोल देना है, ठीक है। ठीक है, चलिए अब सेशन को अभी करते हैं लोग, फिर हम लोग ग्रुप में चर्चा कर लेंगे। यस, Thank you, sir. Thank you so much for this wonderful session. आयुर्वेद, योग शास्त्र, तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, मॉडर्न साइंस और अथर्ववेद, ऐसे बहुत सारे अनगिनत बुक्स हैं जिसका संयोग आपके सेशन में हमें देखने को मिला सर। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड दिस वैल्यूएबल नॉलेज। हम सभी की तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और मैं जानता हूं कि यहाँ पे आप सब लोगों को भी बहुत अच्छा लगा हुआ है ये सेशन। आप लोगों के मैसेजेस मुझे आ रहे हैं इस पे, पर्सनल पे भी, व्हाट्सएप पे भी, टेक्स्ट बॉक्स में भी, यहाँ चैट बॉक्स में भी। और ये भी जानता हूं कि आप लोगों के कुछ के क्वेश्चंस अभी हम लोग नहीं ले पाए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशंस, सो सॉरी फॉर दैट। बट इतना जरूर है कि अगर आपके आगे के भी कोई क्वेश्चंस हैं तो इतना जरूर है, ये शायद क्वेश्चंस कंप्लीटली हो सकते हैं। तो सर के साथ मिल करके प्राणाभिसर गुरुकुल एवं मानस गर्भ आयुर्वेद की तरफ से हम लोग एक सेशन, एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसके रिगार्डिंग आपको डिटेल्स आपके इस ग्रुप में मिलने वाली है कि अगर आप अपने इस नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं या इस इनफर्टिलिटी के ऊपर विशेष रूप से आप काम करना चाहते हैं तो नो डाउट आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हुए, इस पूरे इंफॉर्मेशन नॉलेज सीरीज को ज्वाइन करते हुए आप अपने इस ज्ञान को बढ़ाते हुए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो हम आज के इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं।
क्योंकि टाइम लिमिटेशंस हैं और सर का भी कुछ और दूसरा शेड्यूल्ड वर्क था अभी, बट हम ऑलरेडी 3 से एक्सटेंड कर चुके टाइम। सो हम यहाँ पे वापस से एक बार सर को पुनः धन्यवाद देते हुए इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, रोकते हैं। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस ऐसे क्वेरीज रहेंगी, हम इस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे। यस सर, सॉरी आप कुछ कह रहे थे? यस मुरली सर, आप कुछ और कह रहे थे? नहीं सर, थैंक यू सो मच, हमें भी अच्छा लगा। आप सब लोग जुड़े रहिए, मिलके आयुर्वेद करते हैं, अच्छा वाला आयुर्वेद करते हैं। यस। थैंक यू।